बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर 2021 के एनुअल और सप्ली पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 20 ईयर ओल्ड फीमेल इज ब्राउट टू द इमरजेंसी विद अ हिस्ट्री ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज फॉर लास्ट एंड हाफ एन आवर। तो व्हाट आर द लिटिल एरिया एंड द वुड रिफ्लेक्सेस। इसके बाद आर्टिकल सप्लाई ऑफ नोज लिखनी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लिटिल एरिया को। तो जो लिटिल एरिया होता है, ओके, लिटिल एरिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो पहले हम ये वाला टॉपिक निकाल लेते हैं। ओके, तो लिटिल एरिया इंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम में देखने को मिलता है जस्ट अबव द वेस्टिब्यूल, और यहाँ पर 4 आर्टरी पार्टिसिपेट कर रही होती है। ओके, और इन 4 आर्टरी की वजह से जो वैस्कुलर प्लेक्सस बनेगा उसको बोलते हैं क्रिस्टल बैक प्लेक्सस कहते हैं। तो ये इसमें 4 आर्टरी के नाम है। इंटीरियर थ्माइडल आर्टरी, सुपीरियर लेबल आर्टरी, सफीना पैलेटिन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी होती है। पोस्टीरियर थ्माइडल आर्टरी नहीं होती। और उसकी सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे आपको ड्राइंग इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेटरी करंट देखने को मिल सकता है। नंबर 2, यहाँ पर एपिस्टैक्सिस की मोस्ट कॉमन साइट है बच्चों के अंदर और यंग एडल्ट के अंदर। ओके, दूसरा रेट्रोकॉलुमनर वेन। रेट्रोकॉलुमनर वेन क्या होती है? कॉलमुला के पीछे से जा रही होती है, फ्लोर को क्रॉस करती है, ये वीनस ब्लीडिंग कराती है यंग पीपल के अंदर। जबकि वुडरॉ प्लेक्सस, इट इज द प्लेक्सस ऑफ वेन जो कि पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट के पीछे पड़ा होता है, नीचे पड़ा होता है। इट इज द साइट ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस इन द एडल्ट। तो ये हो गया लिटिल एरिया और वुडरॉ प्लेक्सस, इनकी लोकेशन तैयार होगी कि जो लिटिल एरिया इंटीरियर इंफीरियर पार्ट और वुडरॉ प्लेक्सस इंफीरियर टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट है। अगर नेम द ब्लड वेसल सप्लाइंग द लिटिल एरिया ऑलमोस्ट हो गया। लिस्ट द डिफरेंट मेथड कंट्रोल एम्प्लॉय टू कंट्रोल द एपिस्टैक्सिस। नंबर 1 फर्स्ट एड आ जाएगा। फर्स्ट एड के अंदर आपने नोज को पिंच करना विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नंबर 2 आपने ट्रोटर मेथड है जिसके अंदर आपने बैठना है, लीन फॉरवर्ड आगे और मुंह से सांस लेनी है। उसके बाद लास्ट का कोल्ड कंप्रेशन है। उसके बाद कॉटराइजेशन है। कॉटराइजेशन के अंदर आपने क्या करना? सिल्वर नाइट्रेट या इलेक्ट्रोकॉर्टिस से कोगुलेट करना। फिर इंटीरियर नेजल पैकिंग, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग, एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन है। एसएमआर से अपने फ्लैप को रेज करना। लाइगेशन है। लाइगेशन के अंदर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की लाइगेशन है और ये कहाँ करते हैं? अबव द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी पे मैक्सिलरी आर्टरी है या अनकंट्रोल पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में करते हैं, आप कार्ड वालेक्स ऑपरेशन से करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि एथमोइडल आर्टरी है या एंटीरियर सुपीरियर ब्लीडिंग अबव द मिडल टर्बिनेट में करते हो। बाकी टेस्पाल है, टेस्पाल ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्फीनोपैलेटिन आर्टरीज में एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी की लाइगेशन करोगे। लिंच इंसिजन से लास्ट में एम्बुलाइजेशन, और एम्बुलाइजेशन फेमोरल आर्टरी के थिएटराइजेशन से करते हो। और एक और बात नहीं लेना कि जो एथमोइडल आर्टरी थे इनको एम्बुलाइज नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द नेजल एंड एक्स्ट्रा नेजल सेप्टम ऑफ अबव डिजीज, यानी डीएनएस का पूछ रहा है। तो डीएनएस के जो है निमोनिक बता रहे तो बहुत इजी है। शी मीन है। ओके, शी मीन, शी से क्या होगा? साइनसाइटिस है। एच से आपका हेडेक हो जाएगा। ई से एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी आ जाएगी, नोजल डिफॉर्मिटी होती है। ओके, एम से क्या हो जाएगा? मिडल इन्फेक्शन है। ई से आपका आ जाएगा, ओके, ई से आपका एपिस्टैक्सिस है। ए से नॉस्मिया और एन से नेजल डिफॉर्मिटी है। ओके, तो जो नेजल डिफॉर्मिटी या नेजल डिफॉर्मिटी नहीं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कहना चाहिए था क्योंकि नेजल डिफॉर्मिटी तो इस जगह पे पहले कवर हो चुकी है। अच्छा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी डिफरेंट लेवल पे होती है। उसको चेक करने के लिए कोर्टल टेस्ट करते हैं जो कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एब्नॉर्मैलिटी ऑफ नेजल वाल्व की वजह से होता है। वेस्टिबुलर कंपोनेंट को देखने के लिए करते हैं। अब जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है वेस्टिबुलर एरिया में हो सकती है, नेजल वाल्व में हो सकती है, एटिक में हो सकती है, टर्मिनल में हो सकती है और क्वाना में हो सकती है। दोबारा बता दो, वेस्टिबुलर, नेजल वाल्व, एटिक, टर्मिनेट और क्वाने में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद है कि व्हाट सर्जिकल ट्रीटमेंट विल यू ऑफर फॉर दिस पेशेंट। अभी 30 से ऊपर है तो आपने सेप्टोप्लास्टी को एसएमआर भी कर सकते हैं, लेकिन सेप्टोप्लास्टी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। ओके, और एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी का डिफरेंस क्या होता है आपको ऑलरेडी मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो एसएमआर होता है इट इज नॉट अ कंजर्वेटिव, इट इज अ रेडिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो एक एक्सटेंसिव डायसेक्शन होता है। सेप्टोप्लास्टी आपका लिमिटेड सिलेक्टिव डायसेक्शन होती है, कंजर्वेटिव होता है। एसएमआर 17 से पहले नहीं करते, सेप्टोप्लास्टी तो 17 से पहले कर सकते हैं। एसएमआर की तरफ फ्लैप्स दोनों साइडों से रेस्ट करते हो, सेप्टोप्लास्टी में सिर्फ एक ही साइड से रेस्ट करोगे। जो एसएमआर होता है इसमें बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट को एक्सरसाइज करोगे, जबकि उसके अंदर आप क्या करोगे? स्कोरिंग करोगे, क्रॉस हैचिंग करोगे, रीलाइनिंग करोगे, वेज एक्सचेंज करोगे। एसएमआर के अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और री ऑपरेशन काफी डिफिकल्ट होता है। उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं और री ऑपरेशन काफी इजी होता है। ये तो हो गया। बाकी लिस्ट द 3 इंडिकेशन ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो उसकी इंडिकेशन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अदर देन नोज वाला, यानी जो डीएनएस, इसके पहले 2 से 3 इंडिकेशन है और डीएनएस से रिलेटेड है। लाइक अगर डीएनएस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करा रहा है या डीएनएस की वजह से राइनोसाइनोसाइटिस है या उसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉस्मेटिक रीजन, यानी कहने का मतलब है कि हेडेक हो गया, ओके, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, साइनसाइटिस हो गया, एपिस्टैक्सिस, ये डीएनएस से रिलेटेड है। बाकी डीएनएस से रिलेटेड नहीं आपने वो बतानी है। फॉर एग्जांपल सेप्टोराइनोप्लास्टी फॉर कॉस्मेटिक रीजन इसके लिए करते हैं। इसके अलावा हम प्रीलिमिनरी स्टेप इन द हाइपोफिजेक्टमी, हाइपोफिजेक्टमी के अंदर क्या होता है कि आपने क्या करना है? ट्रांससेप्टल ट्रांसफिनाइडल अप्रोच के अंदर आपने करनी होती है। इसके अलावा मिडल मीएटस के अंदर या फ्रंटल रीसस के अंदर अप्रोच होती है इन द एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। या लास्ट में अगर सेप्टल डेविएशन की स्लीप एपनिया या हाइपोपनिया, या फाइनली आपने क्या करना है? यानी एंडोस्कोपिक डीसीआर और ट्रांससेप्टल ट्रांसफिनाइडल, या फिर आप क्या कर सकते हो? ये स्पूरेक्टमी वाला ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीए लैरिंग्स है, यानी डायग्नोसिस। लिस्ट द 5 कंडीशन व्हिच कैन लीड टू द हॉर्सनेस। तो हॉर्सनेस क्या होती है? हॉर्सनेस इज द रफनेस ऑफ द वॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ पीरियोडिसिटी और इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो उसको क्या बोलते हैं? हॉर्सनेस कहते हैं। हॉर्सनेस की डिफरेंट काजेस होती है। क्लियर? तो हॉर्सनेस वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं पहले हम।
ओके, तो हॉर्सनेस के अंदर पहले इन्फ्लेमेशन को आपने दो में डिवाइड करना है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में आपको लैरिंजाइटिस, डिप्थेरिया वगैरह हो सकता है, क्लियर। क्रॉनिक में आपको क्रॉनिक लैरिंजाइटिस आ जाएगा। न्यूप्लाज्म के अंदर पैपिलोमा, बिनाइन में प्री मैलिग्नेंट में ल्यूकोप्लेकिया, मैलिग्नेंट में कैंसर आ जाएगा। नॉन न्यूप्लास्टिक में वोकल नोड्यूल, वोकल पॉलिप, कॉन्टैक्ट अल्सर, लैरिंजियल सिस्ट, लैरिंजियोसिल, अमाइलॉइड। कंजेनिटल के अंदर लैरिंजियोमेलिशिया के अलावा बाकी सारे लिख दो, लैरिंजियल वेब लिख दो, लैरिंजियोसी लिख दो, ओके, लैरिंजियल पैरालिसिस लिख दो। ये सिस्टमिक में हाइपोथायरायडिज्म है। और हॉर्सनेस को इवैल्यूएट कैसे करते हैं? हॉर्सनेस को इवैल्यूएट करने के लिए आपने हिस्ट्री लेनी होती है, ओके, और 40 से ऊपर आपने मैलिग्नेंसी को एस्टिमेट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके, इंडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी। इंडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी है, फिर आपने क्या करना है, नेक और चेस्ट की एग्जामिनेशन करनी है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, सोफेगोस्कोपी वगैरह परफॉर्म करनी होती है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने लैरिंजेक्टमी परफॉर्म कर लिया तो आप कैसे रिहैबिलिटेशन करोगे? नंबर 1 रिटन लैंग्वेज है। रिटन लैंग्वेज में पेन एंड पेपर लैंग्वेज होगी कि पर्चा लो और इस पे लिखो बैठ के जो कहना चाह रहे हो आप। नंबर 2 एफोनिक लिप स्पीच है। एफोनिक लिप स्पीच में हम एयर को ट्रैप करते हैं बक्कल कैविटी के अंदर, ओके, इसको साइन लैंग्वेज के अंदर मिला देता है। तो नंबर 1 क्या होगा? रिटन लैंग्वेज। नंबर 2 एफोनिक लिप स्पीच आ जाएगा। नंबर 3 इसोफेजियल स्पीच। नंबर 4 लैक्टोलारिंक्स। लैक्टोलारिंक्स सॉरी नंबर 4 असल में आर्टिफिशियल लैरिंक्स। आर्टिफिशियल लैरिंक्स को दो में डिवाइड करते हैं, लैक्टोलारिंक्स और ट्रांस ओरल न्यूमैटिक डिवाइस। और लास्ट में ट्रैकोएसोफेगल स्पीच। ट्रैकोएसोफेगल स्पीच के अंदर दो टाइप के प्रोस्थेसिस होते हैं, ब्लूप सिंगर प्रोस्थेसिस और पेंजी प्रोस्थेसिस। तो रिटन लैंग्वेज एफोनिक लिप स्पीच आ जाएगा, इसोफेजियल स्पीच आ जाएगा, और आर्टिफिशियल लैरिंक्स जिसमें लैक्टोलारिंक्स और ट्रांस ओरल न्यूमैटिक डिजीज है। और इसोफेजियल स्पीच के अंदर आपने ब्लूम सिंगर और पेंजी प्रोस्थेसिस को रट्टा मार लेना है, ओके, ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर 4 में एक्यूट एपिग्लोटाइटिस से क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे टू रीच द डायग्नोसिस, ओके। तो नंबर 1 है कि सॉफ्ट एक्सरे, सॉफ्ट टिश्यू, लैटरल व्यू, नेक वगैरह कराओगे, एक्सरे कराओगे तो इसमें क्या आएगा? आपको थंब साइन देखने को मिलेगा, ओके, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पर एक बुक में लिखा है कि टंग डिप्रेसर से देखेगा कि टंग डिप्रेसर की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी? काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन सिवियर हो सकती है, कंडीशन मजीद खराब हो सकती है। तो क्या कराना आपने? इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है कि ऐसे आप टंग डिप्रेस करोगे, टंग डिप्रेसर से तो आपको क्या नजर आएगा? रेड ओस्वालन एपिग्लोटिस है। इंडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी में आपको एडीमा और कंजेशन सुप्राग्लोटिस की देखने को मिल सकती है। लैटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे नेक में आपको स्वालन एपिग्लोटिस जिसको थंब साइन कहते हैं आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। इसके बाद है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन है। तो आपने क्या लिखने हैं? स्टेप्स लिखने हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में, क्लियर। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट का निमोनिक होता है, हसन आ जाएगा, ओके, ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन है, ऐसे एंटीबायोटिक आ जाएगा, ओके, ऐसे स्टेरॉइड आ जाएगा, ऐसे एडिक्वेट हाइड्रेशन आ जाएगा, ओके, एंड इंट्यूबेशन और ह्यूमिडिफिकेशन और ऑक्सीजन आ जाती है, क्लियर, ये भी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यंग बॉय वाज एडमिटेड टू द आईसीयू, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी? ट्रैकियोस्टोमी के फंक्शन पूछ रहे हैं, ओके। इसके बाद इंडिकेशन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी पूछ रहे हैं, क्लियर। यानी 3 सवाल आपके लैरिंग से आ गए, तीनों के तीनों सवाल लैरिंग से आ गए, ओके। इसके बाद है कि फंक्शन और ट्रैकियोस्टोमी है, तो ट्रैकियोस्टोमी के फंक्शन, इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन पूछ रहे हैं, ऑलमोस्ट सब चीज़ें पूछी हुई है। अच्छा, पहले मैं इंडिकेशन बता देता हूं, उससे आप फंक्शन में खुद लिख लोगे। नंबर 1 रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, नंबर 2 रिटेंट सिक्रेशन और नंबर 3 रिस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी के लिए करते हैं। अगर रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका फंक्शन क्या होगा? अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीथिंग है, ओके, ठीक हो गया। अगर रिस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है तो उसने एल्वियोलर वेंटिलेशन को इंप्रूव कर देना, डेड स्पेस को क्या करना है? 30 से लेकर 50% कम कर देना है, और एयर रेजिस्टेंस को कम कर देना है। इसके अलावा अगर रिटेंट सिक्रेशन है, ठीक है, रिटेंट सिक्रेशन, तो रिटेंट सिक्रेशन के लिए प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे और रिमूवल ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन है। इसके अलावा इंटरमिटेंट पॉजिटिव रिस्पिरेशन आ जाएगा और एडमिनिस्ट्रेट एनेस्थीसिया ये आ जाएगा, ओके। तो ये 5 फंक्शन आ गए, 3 इंडिकेशन क्या थी हमारी? रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंट सिक्रेशन और रिस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन को 3 में डिवाइड करते हैं। इमीडिएट एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन होती है, जो इंटरमीडिएट होती है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में आती है, तो लेट आपकी कुछ हफ्तों तक आपको देखने को मिलती है, कुछ महीनों तक आती है। अब इमीडिएट के अंदर क्या क्या रहते हैं? नंबर 1 आपने रट्टा मारना है कि आपको निमोथोरस देखने को मिल सकता है, ओके, आपको एपनिया हो सकता है, ओके, इंजरी टू द इसोफेगस, इंजरी टू द रिकरेंट लारिंजियल नर्व आ जाएगा, क्लियर। इसके अलावा और क्या आ जाएगा? ओके, इंजरी आ जाएगा। इसके अलावा हैमरेज आपको देखने को मिलेगा, एपनिया आ गया, ओके, इंस्पायरेशन ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट में क्या क्या चीज़ें? इंटरमीडिएट में आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ओके, लोकल वुड इन्फेक्शन और ग्रेनुलेशन आ जाएगी। ए से आपका एटिलेक्टेसिस आ जाएगा, एस से आपका क्या आ जाएगा? एस से आपका सब कुटेनियस एम्फीसीमा, ओके, ट्रैकिटिस या ब्रोंकाइटिस आ जाएगा, लास्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब है। जबकि लेट के अंदर आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं? हैमरेज होगा सबसे ज़्यादा, जो कि इरोजन ऑफ मेजर वेसल की वजह से होगा। सबग्लॉटिक स्टेनोसिस, ट्रैकियल स्टेनोसिस, ट्रैकियोसेफेगल फिस्टुला, ट्रैकियोकुटेनियस फिस्टुला, डीकैनुलेशन, ट्रैकियोस्टोमी में स्कार बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यहाँ पर, ओके। तो है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है। अब 70 का तो ये प्रेसबाइक्यूसिस है। हाउ विल यू मैनेज है? तो मैनेज के अंदर हियरिंग एड आ जाती है। हियरिंग एड की डिफरेंट टाइप्स की हियरिंग एड आपको देखने को मिल सकती है। बोन एनकोड होती है, ओके, या सिंपल कन्वेंशनल हियरिंग एड होती है। तो नंबर 1 हियरिंग एड है। नंबर 2 आपने क्या करना है? स्पीच रीडिंग करवानी है, ओके, स्पीच रीडिंग या एफोनिक लिप स्पीच जिसको आप सिंपल कह सकते हो, लेकिन बोलने का तो मसला नहीं, यहाँ पे सुनने का मसला है, ओके। तो आपने क्या करवानी है? यहाँ पर उसको ऑडिटरी स्पीच ट्रेनिंग करवानी है। लास्ट में आपने जो कर्टेलमेंट करानी है, स्मोकिंग या किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है। अगर राइट आउट एटलीस्ट फॉर कॉजेज ऑफ सडन सेंस इन यूर हियरिंग लॉस, तो सडन सेंस इन यूर हियरिंग लॉस के कॉजेज क्या होते हैं? सब निमोनिक है, इन द वेरी एयर टू नो मेजर पैथोलॉजी। तो इन इन्फेक्शन, ट्रॉमा, वैस्कुलर, एयर ऑटोलॉजिकल, ओके,
टॉक्सिक, नियोप्लास्टिक, मिसलेनियस और साइकोजेनिक है। मिसलेनियस के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक एग्जांपल नोट कर लो, नियोप्लास्टिक में कॉस्टिक न्यूरोमा को नोट कर लो या सेरिब्रल पेटाइलोंगल का ट्यूमर है। टॉक्सिक में ऑटोटॉक्सिक ड्रग आ जाती है। एयर ऑटोलॉजिकल में मेनिया डिजीज या कोगन सिंड्रोम है। वास्कुलर के अंदर ल्यूकेमिया को नोट कर लो या एम्बोलिज्म नोट कर लो लेब्रिंथाइन आर्टरी का। ट्रॉमा के अंदर हेड इंजरी नोट कर लो या ऑपरेशन। इन्फेक्शन के अंदर आपने नोट करना है herpes zoster, meningitis एंसेफेलाइटिस है। इसके बाद नेक्स्ट है ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे डायग्नोसिस तुम्हारा एडिनॉइड हो जाएगा। बाकी व्हाट ऑडियोमेट्री टेस्ट तो कौन सा करवाओगे आप, कौन सा ऑडियोमेट्री टेस्ट? नंबर 1 पहले कराओगे प्योरटोन ऑडियोमेट्री करवाओगे। ओके, तो प्योरटोन नहीं बल्कि एडिनॉइड की वजह से एस हुआ है। अच्छा, जो प्योरटोन ऑडियोमेट्री कराओगे लेकिन इसके साथ आपको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, तो इतना अच्छा बात तो नहीं है। तो आप क्या कराओगे? इंपीडेंस ऑडियोमेट्री कराओगे। इंपीडेंस ऑडियोमेट्री या टिम्पैनोमेट्री में आपको बी टाइप का देखने को मिलेगा। क्लियर? एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन? क्या सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ओके, तो सीरियस ओटाइटिस मीडिया का मैनेजमेंट क्या होगा? मेडिकल और सर्जिकल में आपने डिवाइड कर देना, ठीक है। अब मेडिकल के अंदर क्या होता है? मेडिकल में आपने डिकंजेस्टेंट यूज करना, चाहे वो टॉपिकल हो या आपके सिस्टमिक लेवल की हो। इसके अलावा एंटी एलर्जिक आ जाएगा, इसके अलावा आपके और क्या आ जाएगा? ओके, आपने क्या करा? मिडिल ईयर की एरेशन करनी है। ओके, तो डिकंजेस्टेंट आ गया, मिडिल ईयर एरेशन आ गया, एंटी एलर्जिक आ गया, एंटीबायोटिक आ गया। मिडिल ईयर एरेशन कैसे करोगे? वाल्सल्वा से करोगे, पॉलिट्राइजेशन से करोगे, कैथेटराइजेशन से करोगे, च्यूइंग गम से करोगे। सर्जरी के अंदर आपकी ब्रोंकोटमी एंड एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड आ जाएगा, ग्रोमेट इंसर्शन आ जाएगा, टिम्पैनोटमी, कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी और लास्ट में एडिनोटॉन्सिलेक्टमी आ सकती है। और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? ओसिकुलर नेक्रोसिस होता है। ओके, इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा देखने को मिल सकता है, एटीलैक्टेसिस हो सकती है मिडिल ईयर की, और लास्ट में क्या हो सकता है? रिट्रैक्शन पॉकेट और कोलेस्ट्रीडियम और टी से टिम्पैनोस्क्लेरोसिस आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ईएनटी क्लिनिक में। क्या है? सीवियर पेन इन द लेफ्ट ईयर, मूवमेंट ऑफ इनर काफ़ी पेनफुल है, तो ये फ्रंकल है। लिस्ट द रेफर्ड काजेस ऑफ ओटैल्जिया। तो ओटैल्जिया के क्या पूछे हुए? रेफर्ड काजेस पूछे हुए। अच्छा, ओटैल्जिया 3 टाइप का होता है, लोकल होता है, रेफर्ड हो सकता है या साइकोजेनिक होता है। साइकोजेनिक इडियोपैथिक होता है, लेकिन जो रेफर्ड होता है, अब रेफर्ड आपको किन किन जगह से आपको पेन रेफर्ड देखने को मिलेगा? ओके, नंबर 1 है कि अब क्लिनिक नर्व को रट्टा मारना है, 5वीं फिर 9वीं 10वीं और C2 C3, 5वीं 9वीं C2 C3। जो C2 C3 बहुत ईजी है। सर्वाइकल वर्टिब्रा का मसला होगा, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या इंजरी हो गई है सर्वाइकल स्पाइन की, या कोई इन्फेक्शन है केरीज ऑफ स्पाइन, आप 10th की तरफ आ जाता है। 10th ने किस को सप्लाई करना होता है? 10th ने आपके लाइनिंग्स को सप्लाई करना होता है। इसके अलावा हमारे बेस और टंग को, तो जो हमारा वेलिकुला की मैलिग्नेंसी अल्सरेशन है, वेलिकुला, इसके अलावा लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंजोफैरिंग्स और इसोफेगस, इनको 10th ने सप्लाई करना होता है। 9th की तरफ आ जाते हैं। 9th ने किस चीज़ को सप्लाई करा? 9th ने भी बेस और टंग को सप्लाई करना, सिवाय वेलिकुला को सप्लाई नहीं करती। बेस और टंग लार्ज स्टाइलाइट प्रोसेस या ओरोफेरिक्स हो गया। ओरोफेरिक्स में क्या पड़ा होती है? टॉन्सिल पड़ा होता है, तो टॉन्सिलाइटिस है, पेरिटॉन्सिल एब्सेस हो सकता है, टॉन्सिलेक्टमी है या कोई इन्फ्लेमेशन है। तो ओरोफेरिक्स, बेस ऑफ टंग और जो इलोंगेटेड स्टाइलाइट प्रोसेस है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 9th क्रेनियल नर्व है। अब आ जाती है 5th वाली। 5th ने दांतों को सप्लाई करना है, ओरल कैविटी को सप्लाई करना है, ओरोफेरिक्स को नहीं, ओरल कैविटी को, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, स्फिनोपैलेटल न्यूरैल्जिया। तो डेंटल में बहुत ईजी है, दांत में कीड़ा लग गया है, एब्सेस है, मैलाक्लोइगन है, ओरल कैविटी में कोई बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का ब्रुक्सिमा है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या स्फिनोपैलेटल न्यूरैल्जिया, जो कि आपको डीएनएस में देखने को मिल सकता है। जबकि लोकल कॉजेज में एक्सटर्नल और मिडल ईयर है। एक्सटर्नल में आपका फ्रंकल इंपैक्टेड वैक्स ओटाइटिस एक्सटर्नल आ जाएगा, मिडल के अंदर ओटाइटिस मीडिया आ जाएगा, यूस्टेशियन टू डिसफंक्शन मास्टोडाइटिस, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन? कौन सी ट्रीटमेंट है? फ्रंकल की बात करें। अच्छा, फ्रंकल के ट्रीटमेंट को आपने 2 में डिवाइड करना है, ठीक है। अर्ली और रिकरेंट आ जाएगा। अर्ली के अंदर आपने मजीद 2 में डिवाइड कर देना है, विदाउट एब्सेस फॉर्मेशन और एब्सेस फॉर्मेशन। अगर विदाउट एब्सेस फॉर्मेशन है तो आपने सिस्टमिक एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक और लोकल हीट अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करोगे? लोकल हीट एयर पैक कैसे अप्लाई करोगे? 10% इथेनॉल ग्लिसरीन आप यूज करोगे। अब ग्लिसरीन के पास हाइग्रोस्कोपिक एक्शन है, इथेनॉल एंटीसेप्टिक होती है। रिकरेंट के अंदर आपने डायबिटीज को एक्सक्लूड करना है, नेजल वेस्टिब्यूल पे फोकस करना, जहाँ पे स्टाफिलोकोकस होती है, उस स्टाफिलोकोकल इन्फेक्शन स्किन को ठीक करना है। इसके बाद एक टॉन्सिलाइटिस से सफर कर रही है, व्हाइट मेम्ब्रेन ऑन द टॉन्सिल, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ व्हाइट पैच ऑन द टॉन्सिल, उसका निमोनिक होता है, मबदत मिल है। ओके, एम से क्या होगा? मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, वी से विंसेंट एंजाइना, ए से आपका देखने को मिलेगा एक ग्रैनुलोसाइटोसिस आ जाएगा। ओके, ए से एफ्थल अल्सर भी आता है। ओके, डी से डिप्थीरिया आ जाएगा, से एफ्थल अल्सर आ जाएगा, ट्रॉमेटिक अल्सर आ जाएगा, मैलिग्नेंसी आ जाएगा, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और ल्यूकेमिया आपको देखने को मिलेगा। बट इनमें से कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, अब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को आपने ठीक नहीं किया तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ओके, क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एक्यूट को ठीक ना किया तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बनाना शुरू कर देगा, पैराफ्रेंजियल रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस हो जाएगी, सर्वाइकल एब्सेस हो जाएगा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, सिस्टमिक कंडीशन के अंदर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, रूमेटिक फीवर हो सकता है, या सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। क्लियर? इसके बाद बता द ट्रीटमेंट होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का क्या ट्रीटमेंट होता है? क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में क्या कहते हैं? टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। नंबर 1 आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है। कंजर्वेटिव के अंदर क्या होगा कि आपने क्या करना है? डाइट को बेहतर करना है, डाइट पर फोकस करना है, ठीक है। डाइट पर फोकस करना है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन को ठीक करना है, टीथ का, नोज का, साइनसिस के इन्फेक्शन को ठीक करना है। और जब टॉन्सिल स्पीच के साथ, डेग्लूटेशन के साथ या रिस्पायरेशन के साथ इंटरफेयर कर रही हो, या इसकी इंडिकेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल कि इसकी एपिसोड होती है 3 साल में, ठीक है, 3 एपिसोड इन 3 ईयर, यानी जो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की जो होती है, लाइक 7 एपिसोड 1 साल में, 5 एपिसोड 2 साल में, 3 एपिसोड 3 साल में है, या 2 वीक इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 1 साल के अंदर, तो ये आपकी इंडिकेशन है। जबकि पेरिटॉन्सिलर एब्सेस की 4 से लेकर 6 हफ्तों में करते हो, या टॉन्सिलाइटिस अगर फेब्राइल सीजर करा रहा है, या हाइपरट्रॉफी या मैलिग्नेंसी की कंडीशन के अंदर आप करते हो टॉन्सिलेक्टमी। तो ये तो हमने तैयार कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर है कि नेक्स्ट
सप्ली वाला डीएनएस डायग्नोसिस हो जाएगा आपका। ओके, इनलिस्ट इनुमरेट द 3 टाइप्स ऑफ एब्नॉर्मली शेप नेजल सेप्टम, तो 3 टाइप में आपको 4-5 टाइप बता देता हूँ। ओके, सी शेप, एस शेप होता है। ओके, इंटीरियर डिस्लोकेशन हो सकती है, स्पर हो सकता है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा थिकनिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो एस हमारा सेप्टोब्लास्टिन का डिफरेंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद है कि पेशेंट वाज 6 ईयर ओल्ड मेल हु वाज प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी विद पर्सिस्टेंट नोज ब्लीडिंग, तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एपिस्टेक्सिस, तो कौन सी होती है, इसके अलावा आपको लिटिल एरिया में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वो और ज़्यादा कुछ साइड्स पूछना चाहे कि लिटिल एरिया के अलावा और कौन कौन सी साइड जहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ओके, तो वो कौन कौन सी साइड्स होती है। ओके, तो नंबर 1 तो आपको लिटिल एरिया आ जाएगा, अगर आपको 90% या इससे भी ज़्यादा आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। क्लियर। इसके बाद आपने मिडिल टर्बिनेट को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है। मिडिल टर्बिनेट, ओके, मिडिल टर्बिनेट से ऊपर है, अबव द लेवल, अगर अबव द लेवल है तो ये कहाँ से आती है, एंटीरियर पोस्टीरियर थ्रोम्बोइडल आर्टरी से आती है। अगर बिलो है तो बिलो में कहाँ से आती है, सफिना पैलेटन आर्टरी से ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। क्लियर। या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी है, यहाँ पे क्या होगा, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस हो जाएगा, डिफ्यूज है या नेसोफैरिंक्स है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ हो गया आगे, राइट द वेज टू मैनेज, तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड तो पिंच आपने नोस्ट्रल्स को पिंच करना होता है, ठीक है। ओके, ट्रोटर मेथड है, ठीक है, ये आपने एक ट्रोटर या कोल्ड कंप्रेशन है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती तो हमने हॉस्पिटलाइज करना। हॉस्पिटल के अंदर क्या करना, जनरल मेजर्स करनी एपिस्टेक्सिस में। व्हाट आर द जनरल मेजर इन एपिस्टेक्सिस, कि आपने पेशेंट को सिट अप कराना विद बैक रेस्ट, आपने रीअश्योर करना होता है पेशेंट को, आपने उसके वाइटल चेक करने आ रहा है, पल्स, बीपी, रिस्पायरेशन, आपने हीमोडायनामिक को मेंटेन करना, एंटीबायोटिक देनी इन्फेक्शन वगैरह के लिए, साइनसाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए, इंटरमिटेंट ऑक्सीजन आपने अप्लाई करनी है और इन्वेस्टिगेट करना होता है। क्लियर। तो ये आपके ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। बाकी जो अगर माइल्ड ब्लीडिंग है और एक्सेसिबल साइड पे तो आपने कॉटराइजेशन करनी है, लेकिन अगर नहीं पता आपको किसी जगह पर तो आपने क्या करना है, नेजल पैकिंग करनी है, एंटीरियर और पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करनी होती है। बाकी डिलेड मैनेजमेंट है, डिलेड मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या करना है कि आपने एम्बोलाइजेशन करनी होती है, लाइगेशन करनी होती है। ओके, और एसएमआर वाला या टेस्पाल एम्बोलाइजेशन कर सकते हो। बाकी ये तो हो गया हमारा। इसके बाद है कि बता द एम्स और ट्रैकियोस्टमी। ओके, एम्स, एम्स का क्या मतलब होता है, ओके, एम्स मकासद यानी फंक्शंस और इंडिकेशन आप दोनों लिख देना, ठीक है। ओके, तो आ जाते हैं। तो एम्स का मतलब फंक्शन, सिंपल फंक्शंस को एम्स कहते होते हैं। तो एम्स के फायदे के नंबर बना के ये अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ रिस्पायरेशन प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 क्या होगा कि इंप्रूव द एल्वियुलर वेंटिलेशन, का रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी तो एल्वियुलर वेंटिलेशन को इंप्रूव कर देना। इसके अलावा कि प्रोडक्शन ऑफ एयरवे या रिमूवल ऑफ रिटेन ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रेशन या पॉजिटिव प्रेशर इंटरमिटेंट थेरेपी आ जाएगा। क्लियर। या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा या लास्ट में अच्छा मैंने कुछ उल्टा बता दिया, इंटरमिटेंट, हाँ, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर रिस्पायरेशन और एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया, तो ये इसकी फंक्शन है। बाकी इंडिकेशन अगर पूछ जाए तो इंडिकेशन में रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेन सिक्रेशन और रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी आ जाएगा। इनलिस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट होती है, लेट होती है। इमीडिएट के अंदर आपने क्या कहा था, निमोथोरेक्स था, ओके, एपनिया था, ओके, इंजरी टू द रिकरल लैरिंजियल और इसोफेगस होती है। इसके अलावा हेमरेज होगा और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, एस्पायरेशन ऑफ ब्लड है। इंटरमीडिएट के अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब, लोकल इन्फेक्शन और ग्रैनुलेशन आ जाएगा। ओके, इससे एटिलैक्टेसिस आ जाएगा। ओके, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा, ओके, ट्रैकियोटाइटिस और ट्रैकियोब्रोंकाइटिस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूबरकुलेट के अंदर आपको हेमरेज देखने को मिलेगा ड्यू टू रेगुलर मेजर वेसल लैरिंजियल स्टेनोसिस, सबग्लोटिक स्टेनोसिस, ट्रैकियल स्टेनोसिस, ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला, ट्रैकियोकुटेनियस फिस्टुला, स्कार वगैरह देखने को मिल सकता है। क्लियर। ट्रैकियोस्टमी से बहुत सवाल आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉरवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ पिन्ना है, एक्सटर्नल रोटरी किनार की स्वेलिंग है, डिक्रीज हेयरिंग है, तो ये फ्रंटल का सिनेरियो है। ओके, तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा स्टेप वॉरियस होगा, हाउ विल यू मैनेज, तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लेन ऑफ लैक ऑफ अटेंशन इन द क्लास, डिफिकल्टी इन हियरिंग, तो ये सीरियस ओटाइटिस मीडिया का सिनेरियो है। हाउ विल यू कंफर्म योर डायग्नोसिस, तो कंफर्म कैसे करोगे, एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट, तो ये भी ऑलरेडी ये सवाल रिपीट हो रहे हैं इसके ईएनटी के। ओके, तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा लाइक हमारा सीरियस ओटाइटिस मीडिया का मेडिकल और सर्जिकल के अंदर भी रट्टा मारना, सर्जिकल के अंदर गॉट में द ग्रोमेट इंसर्शन आ जाएगा, ठीक है, मैं गॉट में इंस्पायरेशन फ्लूइड आ जाएगा, ग्रोमेट आ जाएगा, पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी कॉर्टिकल मास्टोडेक्टोमी और इसके अलावा रिमूवल ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज। जबकि मेडिकल के अंदर आ जाएगा आपका डीकंजेस्टेंट आ जाती है, इसके अलावा एंटीहिस्टामिन आ जाती है, एंटीबायोटिक आ जाती है, और लास्ट में आपकी क्या आ जाती है, मिडल ईयर एरेशन, जिसमें पोलिटराइजेशन है। ये सब चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद कंफर्म योर डायग्नोसिस, हाउ विल यू कंफर्म योर डायग्नोसिस, तो कैसे करोगे आप, पहले आप हिस्ट्री लोगे, ठीक है, हिस्ट्री वाला ऑटोस्कोपी फाइंडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर 1 टीएम डल या आपको पैक देखने को मिलेगी। ओके, नंबर 2 टीएम ब्लूइश की कलर की होगी, नंबर 3 लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, नंबर 4 को आपको कार्टविल साइन देखने को मिलेगा, ठीक है, नंबर 5 इसके आपको बल्जिंग देखने को मिलेगी पोस्टीरियर लेवल पे, नंबर 6 फ्लूइड लेवल या बबल्स देखने को मिलेंगे, नंबर 7 मोबिलिटी खत्म हो जाती है। बाकी हियरिंग टेस्ट में ट्यूनिंग फॉर्ट है, जिसमें कनेक्टिव हियरिंग लॉस आ जाएगा, ऑडियोमेट्री में 20 लेकर 40 का लॉस देखने को मिलेगा, या सेंसिंग न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकती है। इंपीडेंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको रेडियस कंप्लायंस देखने को मिलेगा, फ्लैट टाइप का होगा, बी शेप कफ देखने को मिलेगी, और एक्सरे मास्टर में क्लाउडीनेस ऑफ एयर सेल ड्यू टू फ्लूइड देखने को मिलेगा। ओके, ये भी हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद है कि ईएनटी ओपीडी विद प्रोग्रेसिव डिस्फोनिया, 60 ईयर का है, ग्रैनुलर इन द लेफ्ट वोकल कॉर्ड इन द 4 सेंटीमीटर लिम्फ नोड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक है। ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द, तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस क्या होता है हमारा। ओके, तो डायग्नोसिस हमारा क्या होगा,
सी ए लैरिंग्स हो जाएगा। अब सी ए लैरिंग्स में अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? ओके, अब देखो 4 सेंटीमीटर लियन ऑन द वोकल ग्रैनुलर लियन है, लेकिन इसने हॉर्स डिस्फोनिया की बात किया, ठीक है? तो ये कहने का मतलब ग्लोटिक कैंसर लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे ग्लोटिक में लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन अगर फैल जाए तो फिर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो सप्रा ग्लोटिक वाला होता है ये लिम्फ नोड के जरिए फैलता होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन? तो इन्वेस्टिगेशंस में कौन-कौन सी होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या इन्वेस्टिगेशन का निमोनिक होता है शाइफर एमडी है, ओके? शाइफर एमडी में क्या होगा? सुप्रावाइटल स्टेनिंग और बायोप्सी लेनी होती है। ये क्यों लेती हो? ताकि आप बायोप्सी की साइट सेलेक्ट कर सके ल्यूकोप्लेकिया वाले पेशेंट के अंदर। तो ऐसे क्या होगा? हिस्ट्री लेनी है, आपके आई से इंटरनेट लैरिंजोस्कोपी आ जाएगा, आपसे फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी आ जाएगा, ई से एग्जामिनेशन ऑफ नेक आ जाएगा, आर से रेडियोथेरेपी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? ओके, एमडी से माइक्रो लैरिंजोस्कोपी आ जाएगी और डी से क्या आ जाएगा आपके? ओके, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी आ जाएगा। डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी में हम हिडन एरिया देखते हो, एक्सटेंट ऑफ डिजीज देखते हैं। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट का निमोनिक होता है, स्कोर होता है, सर्जरी करोगे, कीमोथेरेपी कंबाइंड आ जाएगा, कंबाइंड में आपका सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों आ जाती है, ओके? ऑर्गन प्रिजर्वेशन, रेडियोथेरेपी और क्या आ जाएगा? ई से एंडोस्कोपी रिसेक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है। बाकी सिंपली अगर बात करें T1 और T2 का रेडियोथेरेपी से ठीक करते हैं, T3 और T4 का क्या करते हैं? टोटल लैरिंजेक्टमी विद और रेडियोथेरेपी, ओके? विद द नेक डाइसेक्शन, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, व्हाट इज़ अ स्ट्राइडर? तो स्ट्राइडर क्या है? स्ट्राइडर इज़ अ नॉइज़ी ब्रीथिंग और प्रोड्यूस्ड बाय टर्बुलेंट एयर फ्लो थ्रू द नैरो पैसेजवे। तो क्या नॉइज़ी ब्रीथिंग को स्ट्राइडर कहते हैं। अब इससे 3 टाइप का होता है स्ट्राइडर, ओके? ठीक है? एक होता है इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, एक बाइफेसिक होता है, दूसरा हमारा एक्सपायरेटरी होता है। जो बाइफेसिक होता है ग्लॉटिस और सबग्लॉटिस और इसके अलावा सर्वाइकल ट्रैकिया की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल लेरिंजियल पैपिलोमा, वोकल कॉर्ड पाल्सी, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस में। एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर आपको थोरैसिक ट्रैकिया या ब्रोंकाई में देखने को मिलता है। इंस्पायरेटरी वाला ऑब्स्ट्रक्टिव लेकिन सुप्राग्लॉटिस या फारिंक्स में देखने को मिल सकता है। बाकी इसकी एटियोलॉजी है और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले हम एटियोलॉजी को देख लेते हैं। स्ट्राइडर को दो में डिवाइड करना है, कॉन्जेनिटल या एक्वायर्ड। तो कॉन्जेनिटल में लैरिंजियोमलेशिया, लैरिंजियल वेब, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस, हेमेंजियोमा, वोकल कॉर्ड पाल्सी, यानी ऑलमोस्ट सारी कॉन्जेनिटल कंडीशन है। एक्वायर्ड के अंदर एफिब्रिल या फिब्रिल, फिब्रिल के अंदर एपिग्लॉटिस, एक्यूट लैरिंजाइटिस, लैरिंजियोट्रोपिक ब्रोंकाइटिस, डिप्थीरिया, यूट्रोफिलेंजियल एब्सेस, जबकि एफिब्रिल के अंदर पैपिलोमा इंजरी फॉरेन बॉडी देखने को मिल सकती है। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस? इन्वेस्टिगेशंस कौन-कौन सी करवानी है? ओके, तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर नंबर 1 है कि आपने सॉफ्ट टिश्यू लैटरल व्यू, पीए नेक करवाना है। नंबर 1 सॉफ्ट टिश्यू लैटरल व्यू या पीए व्यू, नेक और चेस्ट एक्सरे तीनों का करवाना है। फिर एक्सरे चेस्ट कराना है इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी फेजेस में, या फ्लोरोस्कोपी करानी है चेस्ट की, ताकि आप रेडियोल्यूशन फॉरेन बॉडी को देख सके, ठीक है? इसके बाद सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट कराना है कि मीडियस्टिनल मास को देखने के लिए, ओके? एंजियोग्राफी करनी है टू फॉर वेस्कुलर अनोमलीज है, और लास्ट में इसोफेजियोग्राम कराना विद कंट्रास्ट, तो देखने के लिए ट्रैकोएसोफेगल या ट्रैकोब्रोंकियल फिस्टुला तो नहीं है, ये इसोफेजियल आर्टरीज है तो नहीं है। तो कौन-कौन सी? नंबर 1 सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे कराना लैटरल व्यू का, पीए व्यू का, ठीक है? इससे क्या पता लगेगा? फॉरेन बॉडी का फेस में पता लगेगा। बाकी एक्सरे चेस्ट कराना है फॉर रेडियोल्यूशन फॉरेन बॉडी का डायग्नोस हो जाएगा। सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट कराना मीडियस्टिनल मास के लिए या वेस्कुलर अनोमलीज के लिए। बाकी एंजियोग्राफी भी वेस्कुलर अनोमलीज के लिए होती है, और इसोफेजियोग्राम जिसके अंदर आपने इसोफेजियल आर्टरीज को देखना होता है। इसके बाद है कि स्वेटिंग एंड फ्लैशिंग इन द पेरिऑडिकुलर। तो ये क्या है? फ्राई सिंड्रोम में गस्ट्रेटो स्वेटिंग होती है, और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो हमारे एबेरेंट इनर्वेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड बाय द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, इसको क्या बोलते हैं? फ्राई सिंड्रोम या गस्ट्रेटो स्वेटिंग भी कहते हैं। और हाउ विल यू ट्रीट? तो ट्रीट करने के लिए बोtulinum टॉक्सिन देंगे या फिर फेशियल एटा की शीट यूज़ करेंगे, या फाइनली क्या होगा? टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी वगैरह परफॉर्म कर लेंगे। तो ये क्या है? हमारा फ्राई सिंड्रोम या गस्ट्रेटरी स्वेटिंग कवर हो जाएगा। अच्छा, ये लिखा हुआ किस चैप्टर पे है? ये आपके फेरिंग्स वाले चैप्टर में आके मिल जाएगा, ओके? जो हमारे फेरिंग्स का ट्यूमर्स वाला चैप्टर है, ओके? तो ये फाइनेंस नहीं बल्कि ओरल कैविटी वाले चैप्टर के अंदर है। ओरल कैविटी वाले चैप्टर में आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ उसके ओपन करने के बाद, ठीक है? फ्राई सिंड्रोम को गस्ट्रेटिव स्वेटिंग भी कहते हैं। अभी कॉम्प्लिकेशन है पैरोटिड सर्जरी के बाद देखने को मिल सकता है, ठीक है? और ये कुछ महीनों के बाद देखने को मिलेगा, फौरन नहीं देखने को मिलेगा। स्वेटिंग और फ्लशिंग होगी पीरियोडिकुलर रीजन के ड्यूरिंग द मास्टिकेशन। अभी क्यों होता है? अबेरेंट इनर्वेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड बाय द पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटोरी मोटर फाइबर, जो कौन सी नर्व होती है? ऑरिकुलो टेम्पोरल होती है। उसको ठीक करने के लिए टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी करते हैं। उसके अलावा शीट ऑफ फेशियल आटा बिटवीन द स्किन और अंडरलाइंग फैट यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द सिक्रीटोरी मोटर फाइबर रीचिंग द सलाइवरी ग्लैंड है। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा? बोचुलिनम टॉक्सिन भी यूज़ कर सकते हैं टू पैरालिसिस। इसके बाद नेक्स्ट है कि टीचर है, प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है, नो हिस्ट्री ऑफ एयरिक है, ओके? डिस्चार्ज है, तो ये क्या? प्रेस बाइक्यूसिस है। नेम टू वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग है। इसके अलावा व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एक्वायर्ड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ओके? व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ? तो प्रेस बाइक्यूसिस, प्रेस बाइक्यूसिस के सेंसरी न्यूरल होती है, एस्ट्रल मेटाबॉलिक या कॉक्लियर आपको टाइप देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको स्लोपिंग कर्व देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अब वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग पूछे, तो वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग कौन-कौन सी होती है? वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग का निमोनिक है, जीटीएस है, जेंटामाइसिन, टोप्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जबकि वो कॉक्लियर टॉक्सिक ड्रग होती है, वो कौन-कौन सी होती है? कॉक्लियर टॉक्सिक ड्रग का निमोनिक है, सैंड की है। इससे क्या होगा? सिसोमाइसिन है, ए से मिकासिन है, ऐसे नियोमाइसिन आ जाएगा, और डी से डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगा, और के से कानामाइसिन आ जाएगा। तो ये हमारी कॉक्लियर टॉक्सिक होती है। और लास्ट में क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ एक्वायर्ड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस? एक्वायर्ड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के कॉजेज क्या होते हैं? क्लियर? तो इसमें जो जो आपको आसान लगे, लाइक प्रेस बाइक्यूसिस, एक तो ये हो जाएगा प्रेस बाइक्यूसिस। मिनियोटिसिस आपने पढ़ा है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग पढ़ा है, कॉस्टिक न्यूरोमा पढ़ना है, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, फैमिलियल प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस।